सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टेराफॉर्म का डे 3। पिछले वीक हमने टेराफॉर्म डे 1 और डे 2 लिया था, जो कि था आई थिंक 10th एंड 11th। तो 10th को हमारा टेराफॉर्म डे 1 क्लास था, टेराफॉर्म डे 2 हमने 11th को लिया था। आज हमारा टेराफॉर्म डे 3 है। एंड टेराफॉर्म डे 3 के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, जस्ट एक बार क्विक रिवाइज करेंगे। टेराफॉर्म डे 3 के दिन हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जिसको कहते हैं मेटा आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। द फर्स्ट थिंग दैट वी विल टेक ए लुक टुडे इज मेटा आर्ग्यूमेंट्स। तो ये मेटा आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो मेटा आर्ग्यूमेंट्स इन टेराफॉर्म वी विल टेक ए लुक। मेटा आर्ग्यूमेंट्स तीन टाइप के मेटा आर्गुमेंट्स और भी ज़्यादा होते हैं, बट हमने यहाँ पे तीन टाइप बताने का फैसला किया है। सो वी विल बी टीचिंग यू व्हाट इज काउंट फॉर ईच एंड व्हाट इज एलियासेस, और आखिर मेटा आर्गुमेंट होता क्या है। ठीक है। तो काउंट का यूज़ कैसे करते हैं, फॉर ईच का यूज़ कैसे करते हैं, और एलियासेस का यूज़ कैसे करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है, तो वी विल टॉक अबाउट दैट। इसके बाद हम बात करेंगे डिपेंडेंसीज इन टेराफॉर्म। तो टेराफॉर्म के अंदर दो डिपेंडेंसी है। पहली डिपेंडेंसी को कहते हैं इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी, दूसरी डिपेंडेंसी को कहते हैं एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी। तो देयर आर टू टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इन द टेराफॉर्म, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल इन आवर क्लास। After that, we will be talking the third topic of the day, that is called provisioners in Terraform. So in Terraform, we have provisioners, and there are three type of provisioner. One is local execution, another is called as remote execution, and third is called file. So we have three type of provisioner that we're gonna be reading. So the topic number one gonna be the meta arguments in Terraform. Topic number two is like dependency in Terraform, and topic number three is provisioners in Terraform. Make sense? Cool. Yes. तो सबसे पहले बात करेंगे मेटा आर्ग्यूमेंट है क्या। तो मेटा आर्ग्यूमेंट, आपको आर्ग्यूमेंट बताया था मैंने, राइट? अगर मैं आपको याद हो तो आर्ग्यूमेंट्स मैंने बताया था, और आर्ग्यूमेंट्स कहाँ देखने को मिलता है, वेयर डू यू सी द आर्ग्यूमेंट्स? किसी रिसोर्स ब्लॉक के अंदर। किसी रिसोर्स ब्लॉक के अंदर, जैसे आपने यहाँ पर एक रिसोर्स ब्लॉक लिखा था AWS_instance, एंड ये इसका लोकल नेम हो गया माई वी एम, एंड देन कर्ली ब्रेसेस ओपन होता है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज होता है। तो दिस इज व्हाट इज योर आर्ग्यूमेंट, दिस इज व्हाट इज योर आर्ग्यूमेंट। सो नाउ दिस आर्ग्यूमेंट is related to AWS, or it is related to Azure, or it is related to GCP. So this particular argument will work in only in AWS, or it is like it will work everywhere. This particular argument, AMI underscore instance type is the resource. Under this resource, we have AMI ID, AMI, and there is one more argument. Let's suppose instance type. So instance type, these are related to AWS, or it can work at other places also. AWS. Yes. So this is cloud centric, or this is provider centric. Okay. So there are provider centric. So there are lot of provider centric argument are available. Okay. So if I go here, Terraform AWS instance, if I look for, so you will see lot of Terraform centric arguments. So all these arguments that we are talking about here, so all these arguments that we are talking about, these are Terraforms, these are cloud provider or provider centric argument. तो दैट इज व्हाट वी वांट टू हाईलाइट यू, कि ये जो आर्ग्यूमेंट है, इस आर्ग्यूमेंट को हम किस तरीके का आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं? तो दिस इज प्रोवाइडर सेंट्रिक, PROVIDER, प्रोवाइडर सेंट्रिक, प्रोवाइडर सेंट्रिक, प्रोवाइडर सेंट्रिक आर्ग्यूमेंट्स। तो क्या टेराफॉर्म के अंदर में सारे आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइडर सेंट्रिक आर्ग्यूमेंट है, या कुछ और भी आर्ग्यूमेंट्स है जो टेराफॉर्म यूज करता है? तो डेफिनेटली टेराफॉर्म इन आर्ग्यूमेंट्स के अलावा
कुछ और भी आर्ग्यूमेंट्स यूज करता है जिसको हम बोलते हैं काउंट फॉर ईच एलियासेस, और एक और होता है जिसको बोलते हैं ऑन डिमांड, जो हम लोग और आगे सीखने वाले हैं, ऑन डिमांड। तो कहने का मतलब है ये चार जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये आर्ग्यूमेंट किसी भी provider centric नहीं है, these are not provider centric argument. Terraform uses this arguments. Terraform uses this argument for what particular purpose? So in Terraform, meta arguments are the special argument that does not belong to any specific provider or resource type. Terraform uses this argument to control how Terraform create and manage and iterates resources. सो यहाँ पर हमने दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स की बात कर ली। एक हमने बात कर लिया प्रोवाइडर सेंट्रिक, PROVIDER। एक हमने बात कर लिया प्रोवाइडर सेंट्रिक आर्ग्यूमेंट। This way will help you to understand more better. This is provider centric argument, and then the second type of is like mm, Terraform centric arguments. So there is another is Terraform centric argument। ठीक है। सो दिस इज काउंट। काउंट किसके के लिए यूज होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ काउंट? तो अगर हम काउंट की बात करेंगे तो काउंट इसी के लिए मेटा आर्ग्यूमेंट इसको कहते हैं। तो जो आर्ग्यूमेंट क्लाउड सेंट्रिक नहीं होते और जिनको टेराफॉर्म यूज करता है उनको हम मेटा आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेल कैन यू टेल मी सम मेटा आर्ग्यूमेंट्स इन टेराफॉर्म, तो उस टाइम कंफ्यूज नहीं होना है। उनको बताना है कि ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो क्लाउड सेंट्रिक नहीं है या प्रोवाइडर सेंट्रिक नहीं है, उनके अलावा सारे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो मेटा आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो पहला है काउंट। काउंट का यूज कैसे करते हैं? जैसे लिखा है कि काउंट क्रिएट मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ए रिसोर्स यूजिंग ए नंबर रिसोर्स आर इंडेक्स काउंट डॉट इंडेक्स विच कैन cause recreation of index order changes। तो जनरली हमने काउंट का यूज देखा होगा कि काउंट का यूज हम कैसे करते हैं। तो काउंट में क्या होता है, अगर हम काउंट 2 3 4 दे देते तो हम रिपीट क्रिएट होता है। सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट दैट एज वेल। सो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर आएंगे तो मैंने यहाँ पे काउंट डॉट टीएफ के लिए रखा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ब्लॉक डिक्लेयर किया। इस वेरिएबल ब्लॉक में हमने एक इंस्टेंस काउंट वेरिएबल लिया है, और यहाँ पे टाइप जो है वो नंबर है। इस आर्ग्यूमेंट का ये जो इंस्टेंस काउंट है उसका एक डिफॉल्ट वैल्यू लिखा है 3। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर कि अगर इफ वी अगर इफ वी what will happen over here is, if we don't use if we don't use argument, if we don't use count, okay, then what will happen is instances will get created in kind of array order। okay, you might have seen that। जैसे कि पुराने लैब को देखते हैं। ठीक है, इफ यू गो हियर एंड इफ यू गो हियर, so here we are providing instance count। So when we provide the count, what will happen? All the instances will get created in a array form. Okay. But here, what we are doing, we are giving name for every instance. So how many, when we will run this block, how many instances will get created? When we will The run instance. 3 instances. So the name of the first instance will be EC2 hyphen count dot index. The count dot index will start from 0. So first instance will be EC2 hyphen 0. Second instance will be EC2 hyphen 1. Third is EC2 hyphen Two. 2. तो समटाइम्स, ठीक है, अपन इस कोड को लेते हैं। ठीक है, वी टेक दिस कोड एंड पैरेलली व्हाट वी गोना बी डूइंग इज, एक सेकेंड, हम काउंट की बात करें, राइट? तो बाकी लोगों को वी हैव टू मूव आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फोल्डर। वेट अ मिनट।
Okay. Okay. So right now I am in I am in one folder. The name of the folder is Terraform Lab 03 meta argument. In this particular folder, I have one file count.tf. क्या मैंने यहाँ पे provider डाला है क्या? Do I have added provider.tf? No. तो Terraform की एक और खासियत है कि when I will do Terraform init, so Terraform will, if I don't specify provider, Terraform will do what? Terraform will uh, when we don't specify the Terraform provider, and if we run Terraform in it, so Terraform can read the resource type and can conclude which provider you are working with, and it will download the latest version of that particular provider. So right now, if I do Terraform init, what will happen? Terraform has read this particular file and he got to know that you are declaring or you are using a resource type of AWS provider. That is why it has started downloading the latest version of the provider, and it initializes the backend. So by default, the default backend is local, and you can move the state after that. Okay. Now, if I go and do Terraform plan, so when we do Terraform plan, what will happen? It will give me plan, and when we will do apply, plan 3 to add. So you can see here what is the difference happening with using count.index. So see, the instance will be created with this name, the instance will be created with this name, and the instance will be created with this name, EC2 2। अगर मैं क्या करूँ, मैं इसको कुछ ना करूँ, मैं सिंपल एक एक ब्लॉक ले रहा हूँ, ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग वन ब्लॉक, आई एम जस्ट कमिंग ओवर हियर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे काउंट सिर्फ डाल दिया, लेट सपोज काउंट डाल दिया मैंने 2, एंड मैंने ये वाला पोर्शन हटा दिया, एंड इंस्टेंस टाइप आई नीड टू टेक इंस्टेंस टाइप, मैंने हमने ओके, ठीक है। सो ये जो कोड है, वी विल जस्ट ये लाइन को मैंने कमेंट कर दिया, मुझे मैक में नहीं पता था इसके लिए, तो अभी मैंने ये लाइन को क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। अगर मैं अभी इसको रन करूं, तो व्हाट प्लान इट विल गिव, इट विल गिव प्लान टू क्रिएट 2 इंस्टेंसेस, बट ठीक है, यहाँ पे 2 इंस्टेंसेस देगा। तो ये जो यू व्हाट डिफरेंस यू विल सी विद दिस इज the instance will get created will have same name। okay, यहाँ पर same name होगा। so let me go and let me apply that। ठीक है, I am applying this। so what will happen, so it is creating 2 instances, but what will happen, both the instances will have same name। so wait a minute,
Okay. So two instances got created, but क्या दोनों को नाम मिला? नहीं. Okay. So what is happening when you say count, it has created two instances for you. Okay. Now see the difference. If I give tag, okay, if I give tag to instances, ध्यान से देखना. So this is an important interview question. They ask in interview कि what is the, so मैं यहाँ पे क्या करूँ? So I just added one instance EC2, okay, EC2 server, something in the same. Now, if I apply, what will happen? The same name get applied to both the servers. So both the server will get the same name. Now check, both the servers get the same name. So do you want to create multiple servers? Do you want to create multiple servers? If you are creating multiple servers, do you want to have the same name? No. Okay. So if you want to create multiple identical resources, so what we are doing, so if we want to create multiple identical resources, if we are creating multiple identical resources, shall we shall we use the same name? So the answer would be no, we should not be using the same name for multiple identical resources. Otherwise it will be tough to identify them, right? So count हम किस लिए यूज करते हैं? To create multiple identical resources. But what happens when you use this count? It create multiple identical resources, does it is working as expected. But what next we have to do is कि when we are giving the name, we should not give like this, we should specify the name like this. So if you do this count dot index, if you do count dot index, then what will happen? It will create the servers and it will give the name of the servers with counting dot index. Okay, so now if I do so, apply, what will happen? It will create the server with this name. So this looks good, or the earlier one was looking good? This one. Yes. So if you go to meta arguments counts, if you go to meta arguments count in the Google, so you will come over here. So count a reference. By default, each resource block and ephemeral block, is this correct? Yeah. Use the count meta argument to manage several similar objects, such as fixed pool of compute instances, without writing separate blocks for each. When resource or module block inside a count argument whose value is whole number, Terraform create that many instances when count appears in the action block Terraform inbox. So ideally, काउंट मेटा आर्ग्यूमेंट किस तरह का वैल्यू लेता है? विल इट एक्सेप्ट इन 10.5? विल इट एक्सपेक्ट कोई 10.5 सर्वर बना सकता है? नो, राइट? नहीं. तो ऑलवेज जो काउंट मेटा आर्ग्यूमेंट है, तो काउंट इज द मेटा आर्ग्यूमेंट विच एक्सेप्ट द होल नंबर. ओके. एंड व्हेन यू, so here is also one example where you are specifying 4 to this count, and this count is a argument or meta argument? Meta argument. Meta argument. So you are passing 4. So now what will happen? If you run this much code, what it will do, it will create identical resources, but all those identical resources will have the same name. That not correct. So what you do, you use count.index. तो count.index का यहाँ पे importance बताना है. तो यहाँ पे कैसे लिखा है? So in block where count is set, Terraform create an additional count object that you can use in the expression to modify the configuration of each instances. That object has the following attribute: count.index, the distinct index number is starting with 0 corresponding to this instance. अब इंटरव्यू में कैसे पूछेंगे? इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे कि मुझे 5 इंस्टेंस बनाने हैं
ठीक है, बट सबका नाम सेम नहीं होना चाहिए। तो 5 इंस्टेंस बनाने हैं मुझे, 5 आइडेंटिकल इंस्टेंस बनाने हैं, उसके लिए मैं कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज करूंगा, कौन सा मेटा आर्ग्यूमेंट यूज करूंगा, काउंट। काउंट की वैल्यू 5, लेकिन पांचों का सेम नेम होना चाहिए, इसके लिए मैं कौन क्या यूज करूंगा, काउंट डॉट इंडेक्स। काउंट डॉट इंडेक्स। तो यहाँ दो चीजें आपको जाननी है कि काउंट एक मेटा आर्ग्यूमेंट है, इसका मतलब कि मेटा आर्ग्यूमेंट को आप AWS के साथ भी यूज कर सकते हैं, आप GCP के साथ भी यूज कर सकते हैं, और आप Azure के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो दीज आर Terraform मेटा आर्ग्यूमेंट्स यू कैन यूटिलाइज विथ एनी क्लाउड प्रोवाइडर। तो यहाँ पे दो बात निकल के आई, दो तीन बात निकल के आई। पहली क्या है, ये है, तो काउंट एक्सेप्ट होल नंबर। ओके, दूसरा काउंट डॉट इंडेक्स, ठीक है, काउंट डॉट इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स स्टार्टिंग विद 0, सो दिस वन। और एक चीज और हमने क्या क्या दिमाग में, यस, सो मेटा आर्ग्यूमेंट्स कैन बी यूज्ड विथ एनी क्लाउड प्रोवाइडर्स। मेटा आर्ग्यूमेंट विल बी यूज्ड विथ एनी क्लाउड प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो काउंट एंड काउंट डॉट इंडेक्स का यूज समझ में आया टू एवरीवन? Are you able to understand what is the use of count and count dot index? यस। Yes. कोई बताना चाहेगा सिंपल काउंट किस लिए यूज होगा? काउंट विल बी यूज फॉर To create multiple मल्टीपल रिसोर्स। copies of a resource. मल्टीपल आइडेंटिकल रिसोर्सेज। और रिसोर्स। काउंट डॉट इंडेक्स किस लिए यूज होगा? टू गिव, टू गिव यूनिक नेम, टू गिव यूनिक Hmm. नेम टू द रिसोर्सेज created via created via created via काउंट, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो जनरली टेराफॉर्म क्लास के अंदर, डेवॉप्स क्लास के अंदर कोई नहीं बताता, बट मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। जितना हमने पिछले क्लास तक देखा था उतना ही लोग बताते हैं। जैसे कि आपको रिसोर्स ब्लॉक बता दिया, आपको इनिट अप्लाई डिलीट, बहुत जगह तो सिर्फ पहले क्लास के इतना ही बताते हैं। सेकेंड क्लास इज ऑल्सो, सेकेंड क्लास के अंदर हमने टेराफॉर्म TF वॉर्स फाइल, टेराफॉर्म TF स्टेट फाइल, ये सारी चीज़ें हमने देखी। बट हम यहाँ पर आपको एक लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं, जहाँ पर हम आपको मेटा आर्ग्यूमेंट्स बता रहे हैं, और प्रोवाइडर आर्ग्यूमेंट्स और मेटा आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं वो आपको डिफरेंस बताया। मेटा आर्ग्यूमेंट्स में पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो काउंट है। आप इंटरव्यू में जाओगे आपसे पूछ सकता है कि काउंट और काउंट डॉट इंडेक्स में क्या अंतर है, ठीक है। या फिर इफ यू आर क्रिएटिंग, हाउ कैन यू क्रिएट मल्टीपल रिसोर्सेज, आइडेंटिकल रिसोर्सेज, तो आपको बताना पड़ेगा कि वी कैन यूज काउंट मेटा आर्ग्यूमेंट टू क्रिएट मल्टीपल रिसोर्सेज। नाउ व्हेन वी क्रिएट मल्टीपल रिसोर्सेज व्हाट विल हैपन, द नेम विल सेम। So how you can create multiple identical resources with a different name using count dot index? Is that make sense? तो मैंने दोनों चीजें करके दिखाई आपको, पहले बना के दिखाया फिर डिलीट करके, फिर मैंने पहले मैंने ऊपर का प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट किया फिर नीचे का एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, अप्लाई के बाद इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। किसी को कोई डाउट यहाँ पे काउंट मेटा और आर्ग्यूमेंट के अंदर? Sir, like, can we give different prefix instead of just EC2 server? Yeah. हाँ, आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर डेव दे दिया, या फिर जो भी आपका नाम है, ठीक है। नो, आई मीन अभी मान लो जैसे अभी हमने दो सर्वर बनाए, लाइक मुझे एक को नाम देना है जेनकिंस और एक को नाम देना है लेट्स से सोनार क्यूब काइंड। हाँ, तो हाँ, कर सकते हैं, दैट्स बेसिकली वी कैन डू दैट, बट उसके लिए आपको कोई दूसरा मेटा आर्ग्यूमेंट देखना पड़ेगा।
So ओके। are you ready for that? So let's go and take a look to another meta argument. उसके लिए आपको देना पड़ेगा मेटा आर्गुमेंट जिसको हम कहते हैं फॉर ईच। अगर एक ही रिसोर्स ब्लॉक से अगर अलग अलग रिसोर्सेज बनाने हैं तो आपने क्या देना है, आपको फॉर यूज करना पड़ेगा फॉर ईच मेटा आर्ग्यूमेंट का। ये एक दूसरा टाइप का मेटा आर्ग्यूमेंट है। ये एक दूसरा तरह का मेटा आर्ग्यूमेंट है। जैसे इस फोल्डर को मैं रीनेम कर लेता हूँ, ठीक है, और फॉर ईच है, इसके बाद है एलियासिस, ठीक है। तो मैं आपको फॉर ईच बताने की कोशिश करता हूँ कि फॉर ईच क्या है। तो लेट मी रीनेम द फोल्डर ऑल्सो, provisional for each, for each, for each। तो जैसे नो, जैसे कभी बचपन में आपने देखा होगा कि घर में पापा ने कुछ सामान लेके आए, ठीक है, तो फॉर फॉर ईच वी विल ब्रिंग। जैसे घर में मान लीजिए तीन बच्चे हैं, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, मीन्स आपने कभी ये बात सुनी होगी बोलते हुए कि मीन्स लाइक वी आर गोइंग टू द मार्केट एंड वी विल फॉर ईच वन ऑफ यू, फॉर ईच वन ऑफ यू वी विल ब्रिंग, let's suppose a chocolate, right? So for each one of you we will bring let's suppose snacks। so for each जो मेटा आर्ग्यूमेंट है वो यूज होता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे सिनारियोज हो सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पर हमने एक डेव, क्यूए और प्रोड। मैं चाहता हूं कि मैं एक रिसोर्स ब्लॉक का यूज करूं, इस रिसोर्स ब्लॉक का यूज करूं, और ये रिसोर्स ब्लॉक को मैं बार बार रन करना चाहता हूं। मैं इस कोड के जगह, ये जो छोटा सा कोड लिखा है, इसके जगह मैं बड़ा कोड भी लिख सकता हूँ। बड़ा कोड कैसे लिख सकता हूँ, हाउ कैन आई राइट दैट बिग कोड? सो अगर मैं बड़ा कोड लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा, देखिए ध्यान से। मैं एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैंने EC2 लिखा और वैर हटा देता हूँ। वैर एक तरह का लूप है, याद रखिएगा। AMI डाला, इंस्टेंस टाइप डाल दिया मैंने यहाँ पर, लेट सपोज एक एक T2 डॉट माइक्रो, T2 डॉट माइक्रो MICRO, एंड मैंने यहाँ पर ये हटा दिया। नेम मैंने डाल दिया सिंपल, लेट सपोज नेम मैंने डाल दिया हेलो, ठीक है। इन्वायरमेंट हटा दिया मैंने। देखो, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये किया। तो अगर मुझे तीन सर्वर बनाने हैं तो एक में बनाया इस नाम से, एक बनाया इस नाम से, एक बार इस बनाया, तो कोड कितनी बार कॉपी हुआ? 3 times। 3 टाइम। तो डू यू वांट टू रिपीट द कोड 3 टाइम्स और यू वांट टू यूज, अगर आप फॉर ईच यूज करेंगे तो हो जाएगा। जैसे एक बार कोड रन करेगा T2 डॉट माइक्रो बनेगा, दूसरे बार रन करेगा T2 डॉट स्मॉल बनेगा, तीसरे बार रन करेगा क्या बनेगा, T2 डॉट मीडियम बनेगा। समझ में आई बात? तो मैं इस तरीके से कोड को रिपीट करना चाहता हूँ। तो टेराफॉर्म क्यों सीख रहे हैं? टेराफॉर्म सीख रहे हैं ताकि हम रिसोर्स को कोड के थ्रू बना सकें। But parallelly, we have to make sure the code has to be concise, the code has to be uh, clean, the code should not have redundant values। तो कोड में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, यानी एक ही रिसोर्स ब्लॉक को आप 20 बार कॉपी नहीं करेंगे। ओके, सो इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या यूज करेंगे, फॉर। तो अभी ये वैल्यू, अभी मैं वेरिएबल से क्या पास कर रहा हूँ, वेरिएबल क्या, अभी इस रिसोर्स ब्लॉक में मैं वेरिएबल क्या पास कर रहा हूँ, इंस्टेंस। इंस्टेंस। इंस्टेंसेस। तो इंस्टेंस टाइप, तो जो इंस्टेंस टाइप में जो पास कर रहा हूँ, तो मैं कितने इंस्टेंस पास कर रहा हूँ, हाउ मेनी इंस्टेंस टाइप आई एम पासिंग, 3। 3. इंस्टेंस टाइप आई एम पासिंग। तो ये जो है वो कितनी बार रन करेगा? 3 times। हम्म, जैसे ओके, तो लेट्स गो एंड ट्राई टू रन दिस। हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है, और हमने इसको सेव कर दिया। लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर फोल्डर। सो CD डॉट डॉट। एक और चीज हमने आपको आज सिखाई, क्या, कि अगर हम प्रोवाइडर नहीं भी यूज करते हैं तो उस केस में टेराफॉर्म क्या करता है,
टेराफॉर्म क्या करेगा? रिसोर्स आइडेंटिफायर। हाँ, रिसोर्स से आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है। तो अभी मैं टेराफॉर्म इनिट रन करता हूँ, तो ये रिसोर्स को रीड करके आइडेंटिफाई कर लेगा कि मैं कौन से प्रोवाइडर के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसमें क्या करना हूँ, अप्लाई, टेराफॉर्म अप्लाई करता हूँ। ठीक है, प्लान नहीं किया मैंने, डायरेक्टली अप्लाई किया। तो यस डालना पड़ेगा। Errors। यहाँ पे क्या फट रहा है आगे, ये जो EMI नेम है वो गलत है, बिकॉज दैट्स नॉट करेक्ट EMI नेम। मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको ये कर दे रहा हूँ। अगेन मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि जैसे आप टेराफॉर्म भी पढ़ेंगे, तो पूरा टेराफॉर्म पढ़ने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, करीब 15-20 क्लास जरूर लगेगा। तो पूरा टेराफॉर्म को पढ़ने के लिए कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो जनरली लोग नहीं बताते या सब लोग नहीं काम करते, बट अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं और टेराफॉर्म में काम कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़। अभी मैं यहाँ पे दोबारा जा रहा हूँ, दोबारा इसको अप्लाई करूंगा। अभी ये क्रिएट करेगा, तो ये 3 इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहा है। देखिए यहाँ पे प्लान टू ऐड 3। अब जब 3 करेगा तो एक सर्वर वो क्रिएट करेगा विद द tt.medium, एक सर्वर क्रिएट करेगा t2.small, दूसरा करेगा माइक्रो। ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, यस पास कर देते हैं। यस पास कर दिया, 3 बना रहे। ग्राफिकल में आके देख लेंगे कि इज इट हैपनिंग और नॉट। सो व्हाट यू सी, द इंस्टेंस इज रनिंग और नॉट। सी, देखो, तो अभी 3 आ गए और तीनों के नाम क्या क्या आ गए? QA प्रोडक्टिव। तीनों के नाम अलग अलग आ गए। यस। राइट, तीनों के नाम अलग अलग आ गए। तो यहाँ पर आप कोड को देखो, और जैसे आप बोल रहे थे कि ये है, तो यहाँ पर आपको देना होगा जैसे डिफॉल्ट वैल्यू जो दे रहे हैं। तो ये जो वैल्यू ले रहा है ईच डॉट की, यानी हर ईच के लिए ये वैल्यू ले रहा है, तो डेव ईच डॉट की, तो यहाँ से ये इसको क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है इसी टू हाइफन डेव। तो आप इसको ये कर दो, चलो ठीक है, आप बस इसको ये कर दो, जेंकिंस गॉट इट। नेक्सस, इसको कर दो सोनार क्यूब, सेव कर दो, एंड जस्ट अप्लाई मारो फिर से। तो ये क्या करेगा, टैग्स को अपडेट कर देगा। सो इट विल गिव 3 अपडेट इन प्लेस। ठीक है, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे यस करेंगे, 3 डिस्ट्रॉय करके क्रिएट करेगा। ओके, सो इट इज डिस्ट्रॉइंग 3 एंड देन क्रिएटिंग 3, एंड इट इज गिविंग यू इट, यू विल, दैट विल बी विजिबल ओवर हियर। देखो, यस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आराम से हो सकता है। तो फॉर ईच कब यूज करेंगे, इन सिंपल वर्ड फॉर ईच कब यूज करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू यूज फॉर ईच, जब हमें क्या करना हो, Like फॉर ईच when we कब, have to create identical resource but with different tag names. यस फॉर ईच, तो फॉर ईच इन टेराफॉर्म, यहाँ लिखा है यूसेज, इसका यूज कब करते हैं, द फॉर ईच मेटा आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट ए मैप और सेट ऑफ स्ट्रिंग्स एंड क्रिएट इंस्टेंसेस फॉर ईच आइटम दैट मैप और सेट. Each instances is associated with distinct infrastructure object. Terraform create, update, destroy each instances
विद दिस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर यूज किया है कौन, दिस इज फॉर व्हाट, which resource will get created when we will execute this block, when we will execute this block, which what resource will get create, ये क्या लिखा है, एज्योर आर Resource एन रिसोर्स ग्रुप। तो एज्योर में क्या बनेगा, रिसोर्स ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर ईच का यूज आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सो यू हैव टू यूज दिस फॉर यूज कपल ऑफ टाइम्स, अलग अलग सिनेरियो दिमाग में सोच के आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, या इंटरनेट पे जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको देखकर आप क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं दैट वन आल्सो। तो लेट्स गो कम बैक। तो यहाँ पे लिखा है फॉर ईच, फॉर ईच का क्या है, फॉर ईच क्रिएट रिसोर्स फ्रॉम ए मैप और सेट गिविंग each instances a stable key based identity best used when resources names for environment dev qa prod matters, ठीक है। तो जैसे कि आपको तीनों इन्वायरमेंट के लिए बनाना है, या फिर इफ यू वांट टू क्रिएट 3 इंस्टेंसेस, तो अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे, आप फॉर ईच और काउंट को कंपेयर करोगे, तो फॉर ईच और काउंट में कितना डिफरेंस दिख रहा है। तो काउंट में भी 3 इंस्टेंसेस बन रहे थे, अलग अलग नाम के बन रहे थे। फॉर ईच में भी 3 इंस्टेंसेस बन रहे बट अलग अलग नाम के बन रहे। तो काउंट और फॉर ईच में कितना डिफरेंस देखते हो आप, समझ में आई बात मेरी। yes. तो काउंट एंड फॉर ईच के अंदर भी डिफरेंस है, जैसे काउंट वर्सेस फॉर ईच इन टेराफॉर्म। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये लोग पूछ देते हैं कि भैया काउंट और फॉर ईच कब यूज करोगे, क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है। इन टेराफॉर्म काउंट एंड फॉर ईच आर द मेटा आर्ग्यूमेंट यूज टू क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंसेस फ्रॉम ए सिंगल रिसोर्स। इतना तो सब कुछ सही है। While they achieve similar result, they differ in how they identify resource and handle the change, ठीक है। तो जो काउंट की वैल्यू है वो क्या होती है, वो एक इंटीजर वैल्यू होती है, दैट्स इनपुट। अब इस तरीके से इनपुट देते हैं मैप ऑफ स्ट्रिंग। इंडेक्सिंग जो है वो इसमें क्या होती है, न्यूमरिक होती है, 0 1 2 काउंट में होती है, और इसमें क्या होती है, की बेस्ड होती है, ठीक है। एंड रेफर्स तो रिसोर्स डॉट नेम डॉट इंडेक्स रिसोर्स डॉट नेम डॉट की, तो यहाँ पे की के बेसिस पर होता है व्हेन टू यूज काउंट, व्हेन टू यूज फॉर ईच। तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा कि यूज काउंट फॉर सिंपल डुप्लीकेशन where each resource are identical and their specific order does not carry critical meaning। यूनिफॉर्म रिसोर्स क्रिएट ए पुल वगैरह के लिए। इसके बाद लिखा है व्हेन टू यूज फॉर ईच। तो यूज फॉर ईच फॉर मोस्ट ऑफ अदर केसेस स्पेशली व्हेन द रिसोर्स रिक्वायर्स यूनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ईच इंस्टेंसेस नीड स्पेसिफिक आईपी सेटिंग डिराइव फ्रॉम ए मैप, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको हर इंस्टेंस को एक यूनिक आईपी एड्रेस देनी है या फिर इलास्टिक आईपी देनी है, तो उस केस में आप फॉर ईच का यूज कर सकते हैं। काउंट इज जस्ट टू क्रिएट आइडेंटिकल रिसोर्सेज इन इन क्लाउड यूजिंग टेराफॉर्म, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा हमें टाइम देके इसको करना पड़ेगा, एक दो लैब और करेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझाएंगे और नेक्स्ट समझेंगे। जो नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो है एक और ब्लॉक जिसको कहते हैं एलियासेस। तो ये एलियासेस क्या होता है, एलियासेस, एलियासेस का यूज क्यों होता है और ये एलियासेस है क्या। तो अगर मेरे पास अगर मेरे पास एक, इफ आई वांट टू, ये अलग तरह का क्वेश्चन पूछते हैं और ये भी 100% पूछते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% पूछा जाता है। आपसे पूछेंगे कि मुझे मेरा एक प्रोवाइडर है, मीन्स आई एम यूजिंग द प्रोवाइडर AWS, और मैं चाहता हूँ कि उस प्रोवाइडर का यूज करके मैं रिसोर्स मुंबई रीजन में भी क्रिएट कर लूँ और मैं रिसोर्स
यूएस रीजन में भी क्रिएट कर लूं, यानी यूज द सेम प्रोवाइडर टू क्रिएट मल्टीपल रिसोर्सेस। ठीक है, तो उस केस में हम कैसे काम करेंगे, ठीक है, या फिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कि एलियासेस का काम क्या होता है कि ए प्रोवाइडर एलियास और एलियास अलाउ यूजिंग मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन फॉर द सेम प्रोवाइडर region or account resources explicitly select which provider configuration to use it। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर दो प्रोवाइडर ब्लॉक लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो प्रोवाइडर ब्लॉक लिखे हैं। एक प्रोवाइडर ब्लॉक लिखा है प्रोवाइडर AWS रीजन इक्वल्स टू एपी हाइफन साउथ वन। दूसरा प्रोवाइडर ब्लॉक क्या लिखा है प्रोवाइडर AWS एलियास मैंने क्या दिया है यूएस, और रीजन क्या दिया यूएस ईस्ट वन। ये जो ये जो रिसोर्स ब्लॉक है 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 वो किसको फॉलो करेगा, कौन से प्रोवाइडर को फॉलो करेगा? AWS. AWS को कौन से ब्लॉक को यूज करेगा इसको, यानी ये जो रिसोर्स क्रिएट होगा कौन से कौन से रीजन में क्रिएट होगा? इफ यू टॉक अबाउट दिस रिसोर्स, सो दिस रिसोर्स इज यूज्ड इन which this resource is you created in which region? Mumbai. Why? Why? और ये रिसोर्स कहाँ क्रिएट होगा? दिस US region. वाई? वहाँ पे सेकंड में प्रोवाइडर अपने AWS डॉट US दे दिया है इसलिए आइडेंटिफाई कर पाए। फर्स्ट में शायद डिफॉल्ट इट्स टेकिंग AP साउथ वन। ओके, तो आंसर तो आपका सही है कि यहाँ पर हमने कुछ भी नया नहीं किया। यहाँ पे हमारा सिंपल है, हमने एक रिसोर्स ब्लॉक लिया, रिसोर्स ब्लॉक के अंदर दो आर्ग्यूमेंट से तीन आर्ग्यूमेंट से AMI इंस्टेंस टाइप टैग, टैग में वैल्यू की पेयर है यानी की और वैल्यू है इसकी। ठीक है, अब जब हम ये क्रिएट करेंगे तो ये कहाँ, ये रिसोर्स दिस रिसोर्स विल बी क्रिएटेड इन मुंबई रीजन, एंड व्हेन वी विल यूज दिस व्हाट दिस ब्लॉक विल डू इट विल लुक फॉर एडिशनल प्रोवाइडर। तो ये क्या है, एक मेटा आर्ग्यूमेंट है, तो ये एक प्रोवाइडर यहाँ पर एक मेटा आर्ग्यूमेंट के जैसा एक्ट कर रहा है। सो ये जब प्रोवाइडर रीड करेगा तो प्रोवाइडर इक्वल्स टू AWS.US दिखेगा, तो AWS.US जब दिखेगा तो उसको AWS.US में कौन सा रीजन दिखेगा? यूएस ईस्ट वन। वन। तो यूएस ईस्ट वन दिखेगा तो इट विल गो एंड इट विल क्रिएट द इंस्टेंस इन यूएस ईस्ट वन। यानी आप एक कोड का यूज करके यू आर यूजिंग ब्लॉक वन ब्लॉक टू क्रिएट रिसोर्सेज इन टू डिफरेंट रीजन। तो ऐसा प्रोडक्शन में होता है बहुत बार कि हमें जब हम रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो हमें एक रिसोर्स मुंबई रीजन में भी क्रिएट करना है और मुझे रिसोर्स क्रिएट करना है सिंगापुर रीजन में। तो एक ही कोड से दो जगह रिसोर्स क्रिएट करना है तो हम कौन सा मेटा आर्गुमेंट यूज करेंगे? एलियास। एलियास। समझ में आई बात, एलियास का यूज? यस। बाकी सब लोग, रेस्ट अदर पीपल? यस। ठीक है, चलेंगे। तो नीलेश समझ में आ रहा है, आदित्य, करिश्मा? चलिए, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम एलियासेस का यूज करें, और ये एलियासेस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इंस्टेंस टाइप चेंज कर रहा हूँ, ये चेंज कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, आई एम जस्ट चेंजिंग द AMI दिस, और मुझे यहाँ की AMI लेनी पड़ेगी, अदरवाइज दिस विल नॉट वर्क। सो आई हैव टू गो टू यूएस रीजन, यूएस ईस्ट वन, और यूएस ईस्ट वन से मुझे एक AMI लेनी पड़ेगी। सो लेट मी गो एंड लेट मी गो एंड लेट मी टेक वन नहीं नहीं भाई, AMI ऐसा कुछ फ्रॉम नहीं हुआ है, यूएस हम ईस्ट लोग वन। अपनी मर्जी से शिफ्ट हुए हैं, हमें लगा So तुम्हें। I will change US East 1, North Virginia, and I will go. And here I don't have any instance, launch instance, and I will pick one AMI ID from here. This is the AMI ID. So you have to pick that region AMI ID. ठीक है?
यहाँ पर हम आ गए कोड में और यहाँ पे हम अपडेट करते हैं। ये जो बना है उसको जो हमने अप्लाई किया उसको डिस्ट्रॉय कर देते, नहीं तो रिसोर्सेज बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। ये 3 रिसोर्सेज जो हमने क्रिएट किए थे वो अभी भी है, इसके लिए मैं डिलीट कर दिया उनको। ऑल गुड, सो वी डोंट हैव एनी इंस्टेंस रनिंग एज ऑफ नाउ, सो वी आर गुड। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे सेव कर दिया, वी हैव जस्ट मेड ए सेव हियर एंड हियर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जस्ट रीनेम दिस कि हम टेराफॉर्म 05 में एलियासिस कर रहे हैं। दिस इज मेटा आर्ग्यूमेंट, मेटा आर्ग्यूमेंट एलियासिस। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को इंटरव्यू में पूछते हैं एलियास क्या होता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बिल्कुल भी बता नहीं पाते। बट आपको सिंपल रखना है, आपको याद रखना है कि ऐसे आर्गुमेंट जो प्रोवाइडर के नहीं है, जो टेराफॉर्म खुद के पर्पस के लिए यूज करता है, उन प्रोवाइडर को हम मेटा आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। मेटा आर्ग्यूमेंट्स के टाइप जैसे कि काउंट, फॉर ईच, एलियासेस, ऑन डिमांड, ये सारे कुछ एग्जांपल्स है। काउंट यूज होता है आइडेंटिकल रिसोर्सेस क्रिएट करने के लिए, लेकिन जब आइडेंटिकल रिसोर्स क्रिएट होते हैं तो सारे रिसोर्सेस के नाम सेम होते हैं। अगर आपको रिसोर्सेस के नाम अलग लेने हैं तो काउंट डॉट इंडेक्स का यूज करना पड़ेगा। अगर रही बात फॉर ईच की, तो फॉर ईच में भी हम आइडेंटिकल रिसोर्सेस क्रिएट करते हैं, बट फॉर ईच आपको अलाउ करता है हर रिसोर्स का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आप ले सकते हैं। ठीक है, हर रिसोर्स का डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं। जैसे मैंने इंस्टेंस के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन लिया, तो मैं एएमआई के लिए भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन ले सकता हूँ। हर आर्ग्यूमेंट के लिए, यानी मैं चाहूँ कि 10 इंस्टेंस बनाऊं और 10 इंस्टेंस का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो, 10 इंस्टेंस अलग अलग रीजन में क्रिएट हो, तो वो सारा कुछ आप फॉर ईच से कर सकते हैं। इज दैट मेक सेंस? काउंट और फॉर ईच में डिफरेंस क्लियर हो गया? तो काउंट भी 10 इंस्टेंस बनाएगा, फॉर ईच भी 10 इंस्टेंस बना देगा। लेकिन काउंट जो है वो क्या करेगा, आइडेंटिकल बनाएगा, लेकिन फॉर ईच के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हर इंस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशंस या वैल्यूज क्या हो सकता है, हर इंस्टेंस का डिटेल क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। क्लियर है अभिजीत, ट्विंकल? Yes, sir. ओके गुड। चलिए, नेक्स्ट में हम जाएंगे। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि एलियासेस कैसे काम करता है। तो एज सिंपल एज दैट, आपको इस लोकेशन पे आना है, जिस लोकेशन के अंदर आपका फाइल है उस लोकेशन के अंदर आ जाओ। एंड यहाँ पर आप ls-ltr कर लो, यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई एंड टेराफॉर्म इनिट। जैसे ही आप टेराफॉर्म इनिट करोगे, एन इंस्टेंस रिसोर्स यूज टू एलियास, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 20। इंडिया, अलग अलग तो है भाई। ठीक तो है, दिक्कत क्या है? इसके नीचे कुछ लाइन है क्या? लाइन 31। हाँ हाँ, ओके ओके, सॉरी, USCC2। वो डुप्लीकेट दिख रहा था। यस। अब अपन क्या करेंगे, इसको टेराफॉर्म इनिट करेंगे। तो जब हम टेराफॉर्म इनिट करेंगे, अगेन हमने कोई प्रोवाइडर स्पेसिफाई नहीं किया, ना हमने प्रोवाइडर का वर्जन हार्ड कोड किया है। हमने ऑटोमेटिकली अपना एक फाइल लिखा है, उसको अप्लाई किया है। ठीक है, तो जब हमने अप्लाई किया तो टेराफॉर्म ने रीड किया और टेराफॉर्म ने देखा कि हम कौन से प्रोवाइडर का रिसोर्स यूज कर रहे हैं।
टेराफॉर्म ने उसी प्रोवाइडर की बाइनरीज टेराफॉर्म फोल्डर के अंदर डाउनलोड कर दी एंड वी आर ऑल गुड। अब हम जाएंगे यहाँ पे टेराफॉर्म इनिट। टेराफॉर्म हम प्लान करेंगे, सबसे पहले हम टेराफॉर्म प्लान करेंगे टू चेक वेदर एलियास इज वर्किंग और नॉट। तो एक ही कोड में हम दो रीजन के अंदर रिसोर्सेज बना रहे हैं, और ये प्रोडक्शन में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो तो एक ही रीजन में सारे रिसोर्स नहीं बनते। लोड बैलेंसर भी बना रहे हो तो लोड बैलेंसर के अंदर जो सर्वर है कुछ इस रीजन में आएंगे, कुछ इस रीजन में आएंगे, तो ये ऐसी तरह की चीज़ें होती हैं। इसलिए इनका जानना बहुत ज़रूरी है। टेराफॉर्म यहाँ पे आप देखोगे, ये जो है T2.micro ले रहा है, और ये कौन से रीजन में बनेगा, तो AP-साउथ में बनेगा। अब हम दूसरे वाले की बात करेंगे। दूसरा वाला जो बन रहा है, वो T2.micro का बन रहा है, और कहाँ पे बनेगा, US East 1 में बनेगा। ठीक है। अब आप इसमें अब आप एलियास के साथ साथ आप क्या लगा सकते हो, एलियास के साथ साथ आप काउंट भी लगा सकते हो, फॉर ईच भी लगा सकते हो। तो क्या फॉर ईच और काउंट दोनों हम एक साथ लगा सकते हैं? क्या काउंट और फॉर ईच हम एक साथ लगा सकते हैं? कैन वी यूज काउंट एंड फॉर ईच एट द सेम टाइम? तो क्या आंसर आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्या उम्मीद है? यस नो? यस नो? नो। क्या लिखा है? नो, यू कैनॉट यूज काउंट और फॉर ईच इन द सेम रिसोर्स ब्लॉक, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मेटा आर्ग्यूमेंट, meaning that only one can use to define how many instances of the resource Terraform should create। क्या बात समझ में आई सबको? ठीक है। तो ये भी आपको समझा दिया। एक और चीज जो मैंने इंपॉर्टेंट देखी यहाँ पर, लेकिन मैं वहाँ आपको नहीं बता रहा हूँ, ये वाला एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट ये क्या है, काउंट इक्वल्स टू where डॉट क्रिएट रिसोर्स $1.0। ये क्या है? ये एक कंडीशन है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये मुझे ऐड करना है मेरे सिलेबस के अंदर। तो ये जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये प्रोडक्शन में है। तो मान लीजिए ये क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि ये एक फ्लैग है। रिसोर्स बनाने से पहले चेक करता है कि रिसोर्स है कि नहीं है। अगर रिसोर्स है तो नहीं बनाएगा, और रिसोर्स नहीं है तो क्रिएट करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फ्लैग होता है, कंडीशनल क्रिएशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल क्रिएशन। ओके, तो मैं इसके बारे में भी बता दूंगा। लेट्स फॉर आफ्टर सम टाइम और समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो अभी हमने एलियासेस को यहाँ पे ये किया, अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, फटाफट अप्लाई कर लेते हैं। टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव, and what we will see the instance getting created in a different availability zones or different regions. So that's the beauty of aliases, guys. यहाँ पे ऑलमोस्ट है। So let's go and check a look. So we will see one instance is getting created, India instance, and the similar you will see one more instance getting created in North Virginia. That is the North Virginia instance, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी तक नहीं आया है, तो मे भी जरूरी नहीं है कि आ ही जाएगा। यहाँ पे फट गया, क्यों फटा? ये क्यों फट गया? VPC, no default VPC for this user group name. हम्म। ये VPC ID not specified. ये इसलिए फटा कि इसके डिफॉल्ट क्योंकि इसका जो डिफॉल्ट वीपीसी है, वो डिफॉल्ट वीपीसी मिसिंग है। मतलब उस रीजन में जो डिफॉल्ट वीपीसी है वो मिसिंग है। आई थिंक मैंने ही डिलीट कर दिया था। तो यहाँ इस रीजन के वीपीसी में जाएंगे और एक डिफॉल्ट वीपीसी क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो रिसोर्स हम क्रिएट कर रहे हैं, ना तो हमने उसके लिए कोई नेटवर्क दिया है, ना तो हमने उसके लिए कोई सबनेट दिया है, ना हमने कुछ भी दिया है। तो जब हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते, तो रिसोर्स कहाँ क्रिएट होता है?
डिफॉल्ट वीपीसी। और डिफॉल्ट बीपीसी इसका क्या था? डिफॉल्ट पीसी में। इसका डिफॉल्ट बीपीसी उड़ा हुआ था। यस। तो इसलिए हमने अभी इसका डिफॉल्ट बीपीसी क्रिएट कर दिया, अब हम इसको रीअप्लाई करेंगे। तो टेराफॉर्म में बहुत प्रॉब्लम्स भी आती है, बहुत एरर्स भी आते हैं। उन एरर्स को, उन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? क्रिएट हो गया। नाउ गो एंड टेक ए लुक। तो कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू मैनेज टू अंडरस्टैंड दिस ऑल, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? So now you can see the instance has been provisioned here in the US region and in the Mumbai region as well. So these are these are Terraform meta arguments that we have seen today in the first uh, in the first session. ओके, इज दैट मेक सेंस? सबको समझ में आ गया? तो हमने यस। यहाँ पर ये कोड हम आपको रेपो में भी अपडेट कर देंगे। तो सबसे पहला है तो यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने टेराफॉर्म मेटा आर्गुमेंट्स है। तो पहले हमने यहाँ पे मेटा आर्गुमेंट्स कौन सा किया? सो विच मेटा आर्गुमेंट्स दैट वी हैव सीन? सो वी हैव सीन काउंट। तो काउंट का यूज, उसके बाद हमने कौन सा मेटा आर्गुमेंट देखा? फॉर ईच। इसको रीनेम कर दे रहे ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में समझ में आएगा, ठीक है? आर्गुमेंट्स। और ये कौन सा मेटा आर्गुमेंट है? एलियासेस। इज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? यस। ओके, यस। अब हम चलेंगे नेक्स्ट में। और नेक्स्ट में हम क्या क्रिएट करने वाले हैं? तो नेक्स्ट में हम क्रिएट करने वाले हैं डिपेंडेंसीज। तो टेराफॉर्म में डिपेंडेंसीज क्या होता है? वी गोना बी डूइंग, सो इन द लैब 6 वी विल बी गोइंग एंड डिपेंड डूइंग द टेराफॉर्म डिपेंडेंसी। टेराफॉर्म के अंदर दो तरह की डिपेंडेंसी होती है। एक होती है इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी, एक होती है एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी। ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी क्या होती है वो मैं EXPLICIT, एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी। तो इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी और एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी क्या होती है वो हम समझेंगे। दोनों के अंदर में हम एक एक फाइल बनाएंगे, ठीक है? तो वी विल गो एंड वी विल ऐड वन फाइल, दिस इज कॉल्ड रिसोर्स.tf। एंड एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी के अंदर भी हम एक नई फाइल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे रिसोर्स.tf। तो हमने यहाँ पे दो फाइल बना दिया, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी के अंदर। बाकी चीजों को हम कट करेंगे। तो चलेंगे बोर्ड के ऊपर और समझेंगे इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी और एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी में कितना अंतर है और क्या अंतर है। तो यहाँ पर इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी है तो बहुत आसान। इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी में हमें करना कुछ नहीं होता। तो भैया इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी है क्या, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी वो डिपेंडेंसी है जो टेराफॉर्म ऑटोमेटिकली डिडक्ट करता है या आइडेंटिफाई करता है और उसको रिजॉल्व करता है। तो ऐसी डिपेंडेंसी जो टेराफॉर्म ऑटोमेटिकली डिडक्ट करके रिजॉल्व कर देता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी। अगर आप इंटरनेट पे भी आओगे एंड इफ यू ट्राई टू सर्च फॉर डिपेंडेंसीज, DEPEN डिपेंडेंसीज इन टेराफॉर्म, तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे दो तरह की डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी। एक मिलेगी इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी और दूसरी जो मिलेगी देखने को वो मिलेगी एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी। तो इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी में हमें कुछ नहीं करना होता। इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी वो डिपेंडेंसी है जहां पर वो ऑटोमेटिकली क्या करता है? द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ डिपेंडेंसी इज ए इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी बिटवीन टू रिसोर्स। तो डिपेंडेंसी मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस एग्जांपल को देखेंगे तो इस एग्जांपल में कितने रिसोर्स ब्लॉक हैं? 3 resource block.
3 रिसोर्स ब्लॉक। तो टेराफॉर्म के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, टेराफॉर्म ये सोचता है कि वो चिकन और हेन वाले प्रॉब्लम में ना फंसे कि चिकन पहले आया कि हेन पहले आया। इसके लिए टेराफॉर्म क्या करता है, टेराफॉर्म ये देखता है कि इनमें से कौन सा रिसोर्स को मैं पहले क्रिएट करूँ, फिर दूसरे को कैसे क्रिएट करूँ, उसी को हम बोलते हैं डिपेंडेंसीज। तो अगर एक रिसोर्स दूसरे रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है तो उस तरह की डिपेंडेंस, तो एक रिसोर्स डिपेंडेंसी कहते किसको है? तो डिपेंडेंसी पहले मतलब हो गया कि एक रिसोर्स अगर किसी दूसरे रिसोर्स पे डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो रिसोर्स है, ये जो रिसोर्स है इलास्टिक आईपी, जो रिसोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? AWS इंस्टेंस डॉट इंस्टेंस एग्जाम्पल डॉट आईडी। तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इलास्टिक आईपी कब बनेगा? जब क्या मिलेगा इसको, यानी इंस्टेंस इलास्टिक मिल आईपी जब बनेगा तो वो इसकी वैल्यू रीड करेगी। तो पहले कौन सा बना होना चाहिए, पहले इलास्टिक आईपी बनना चाहिए या इंस्टेंस एग्जाम्पल ए बनना चाहिए? इंस्टेंस एग्जांपल। इंस्टेंस। यस। तो अगर इस तरह की डिपेंडेंसी टेराफॉर्म खुद रिजॉल्व कर लेता है, इन केस अगर हम इस तरह की डिपेंडेंसी टेराफॉर्म खुद रिजॉल्व कर लेता है, उस तरह की डिपेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी कहते हैं। तो हम इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी में यहाँ पे ऐड कर दिए। यहाँ पर ये रीजन का ये पूछ रहा है तो हमें एक वेरिएबल डालना पड़ेगा, ऊपर में वेरिएबल की फाइल डालनी पड़ेगी, वेरिएबल ब्लॉक डालना पड़ेगा। तो हम ऊपर में गए और हमने यहाँ पे वेरिएबल वेरिएबल तो सब फाइल को अलग अलग लिखते हैं। कई बार आप फाइल को एक में भी लिखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू हाउ यू कैन मैनेज। ठीक है, तो इट्स फन टू वर्क विद दिस। ओके, नाउ लेट्स कम बैक। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? रीजन वेरिएबल, वेरिएबल में क्या होगा बताइए, क्या लिखेंगे वेरिएबल में? यहाँ पे वेरिएबल ब्लॉक के अंदर क्या आर्गुमेंट होगा? वेरिएबल ब्लॉक के अंदर क्या आर्गुमेंट हम लिखते हैं? वेरिएबल ब्लॉक के अंदर हम लोग लिखते हैं टाइप। क्या लिखते हैं? इसका टाइप क्या होगा? टाइप क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या डाल रहे हैं? एपी हाइफन साउथ साउथ वन। हाइफन वन, तब तो काम करेगा ये। और अगर हम यहाँ वैल्यू नहीं पास करें तो फिर हमें कौन सी फाइल में वैल्यू पास करनी पड़ेगी? अगर हम यहाँ पे नहीं डाले तो फिर कौन सी फाइल में डालनी पड़ेगी? टेराफॉर्म डीएफ वार्स। समझ में आई बात? यस। ओके, अब हम इसको रन करते हैं। तो हमने टेराफॉर्म इनिट चलाया और उसके साथ लगे हाथ क्या चला दिया? टेराफॉर्म प्लान चला दिया, अप्लाई चला दिया। जब हम अप्लाई चलाते हैं तो अप्लाई भी अप्लाई भी चलता है। जब हम टेराफॉर्म प्लान चलाते हैं, जब हम टेराफॉर्म अप्लाई चलाते हैं तो वो प्लान भी रन करता है। यहाँ पे क्या लिखा है? आर्ग्यूमेंट नॉट वीपीसी इज नॉट एक्सपेक्टेड हियर।
ओके, सो यस करते। अब हम देखेंगे कि इन तीनों रिसोर्स में से टेराफॉर्म पहले किसको बना रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले टेराफॉर्म क्या बना रहा है? ए। फिर क्या बना रहा है? बी। बी। फिर ए का प्रोग्रेस दिखा रहा है, बी बना रहा है, और लास्ट में क्या बनाया इसने? इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी। और इलास्टिक आईपी बनाकर उस आईपी को किसके ऊपर लगा दिया? इंस्टेंस इंस्टेंस। ए के इंस्टेंस ऊपर। पे। ए के ऊपर। तो इस तरह की डिपेंडेंसी जो टेराफॉर्म खुद से मैनेज कर लेता, उसको हम इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी कहते हैं। तो इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी आसान होती है, कोई टफ नहीं होता। इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी इज द डिपेंडेंसी बिटवीन द रिसोर्सेज विच टेराफॉर्म अंडरस्टैंड एंड मैनेज बाय इटसेल्फ। लेकिन एक और तरह की डिपेंडेंसीज होती है जिसको हम कहते हैं क्या? जिसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी। तो एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी जहां पे भी है, वहां पर हम एक आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं, मेटा आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं डिपेंड अपॉन। तो डिपेंड अपॉन भी एक मेटा आर्ग्यूमेंट है और इसका यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे दिखाए एक रिसोर्स ब्लॉक, अब आप एक रिसोर्स ब्लॉक देखिए। अब मुझे इस बताइए कि इसमें कौन पहले क्रिएट होगा, पहले कौन और बाद में कौन क्रिएट होगा? हम्म, कौन सा रिसोर्स ब्लॉक पहले क्रिएट होगा, कौन सा बाद में क्रिएट होगा? और हम कैसे किसी रिसोर्स ब्लॉक को बताएंगे कि तुम्हें, अगर कोई रिसोर्स ब्लॉक किसी दूसरे रिसोर्स ब्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हाउ कैन वी एक्सप्लिसिटली टेल दैट रिसोर्स? तो अगर आप ये वाला रिसोर्स देख रहे हैं, इफ यू आर चेकिंग दिस रिसोर्स ब्लॉक के अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट का यूज किया है, और वो है मेटा आर्ग्यूमेंट, जिसको बोलते हैं डिपेंड अपॉन। और इस डिपेंड अपॉन में हमने क्या लिखा है कि ये रिसोर्स ब्लॉक तभी क्रिएट होगा। ये रिसोर्स ब्लॉक किसके ऊपर डिपेंड करता है? दिस बकेट रिसोर्स ब्लॉक इज डिपेंडेंट ऑन बकेट एंड एंड एडब्ल्यूएस इंस्टेंस। इंस्टेंस। और अगर हम बकेट के ऊपर आते हैं, तो बकेट किसी के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? बकेट किसी के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? नो। नो। ये इंस्टेंस किसी के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? इंस्टेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इस बकेट। बकेट। तो इंस्टेंस बकेट के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये बकेट और इंस्टेंस दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको क्या लगता है कि पहले कौन बनना चाहिए? S3 बकेट। इंस्टेंस। S3 बकेट, उसके बाद इंस्टेंस। इंस्टेंस, और उसके बाद फिर SNSQ। यस। SQS। तो क्यूएस। इसको इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी। तो याद रखो, जब भी कभी टेराफॉर्म का कोड दिखे और वहां पर एक आर्ग्यूमेंट दिखे जिसका नाम हो डिपेंड्स अंडरस्कोर ऑन, तो उस आर्ग्यूमेंट को क्या कहते हैं? दिस आर्ग्यूमेंट एक्सप्लिसिट। is for representing the explicit dependency। explicit dependency बोलने का मतलब क्या हुआ? कि जब हम खुद से डिपेंडेंसी बताते हैं तब। तो implicit dependency are the primary way that Terraform understand the relationship between your resources। Sometimes there are dependencies between resources that are not visible to Terraform। तो sometimes there are the dependency between the resources। तो डिपेंडेंसी किन के बीच होता है? डिपेंडेंसी किनके बीच होता है? बिटवीन द रिसोर्सेस। रिसोर्सेस। बिटवीन द रिसोर्सेज। और वो डिपेंडेंसी कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता। अगर टेराफॉर्म को नहीं दिखता है तो हम दिखाते हैं। और हम कैसे दिखाते हैं? हम कौन से आर्गुमेंट का यूज करके दिखाते हैं? डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन। ऑन। यस। तो जब हम टेराफॉर्म को डिपेंडेंसी बताते हैं, और मान लो टेराफॉर्म को डिपेंडेंसी हमने नहीं बताया, तो टेराफॉर्म क्या होगा? रन करते रहेगा, रन करते रहेगा, रन करते रहेगा, और थोड़ी देर के बाद फिर क्या हो जाएगा? टेराफॉर्म रन करते रहेगा 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 टाइम मिनट, आउट। उसके बाद क्या हो जाएगा? टाइम आउट। टाइम आउट हो जाएगा। और अगर टेराफॉर्म अच्छे से एंड नहीं हुआ, यानी टेराफॉर्म की है, अगर टेराफॉर्म अच्छे से एंड नहीं हुआ, तो स्टेट फाइल क्या हो जाएगा? स्टेट लॉक। फाइल को क्या कर देगा? लॉक कर देगा। और दूसरे बंदे को क्या करना पड़ेगा? स्टेट फाइल को फोर्स अनलॉक। फोर्स अनलॉक यूज करना पड़ेगा।
और स्टेट फाइल को अनलॉक करना पड़ेगा। तो जब भी टेराफॉर्म को हम कैसे बोले, जब भी टेराफॉर्म सक्सेसफुल नहीं होता तो इन 99% केसेस में स्टेट फाइल क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। स्टेट फाइल बाय डिफॉल्ट कहाँ क्रिएट होता है, स्टेट फाइल बाय डिफॉल्ट कहाँ क्रिएट होता है, लोकल रिपोजिटरी, लोकल में। और उसको हमें रखना कहाँ पर है, S3 आइडियली। रिमोट, Hmm. हाँ, रिमोट में कहाँ रखते हैं, रिमोट हम कौन सा यूज कर रहे हैं, S3 bucket, पहले लॉकिंग के लिए क्या यूज होता था, S3 DynamoDB, S3 डायनेमो डीबी। और अब हम क्या यूज करते हैं लॉकिंग के लिए, Bucket. S3 bucket. S3 bucket। S3 bucket ऑटोमेटिकली सपोर्ट लॉकिंग नाउ इट इज मेकिंग Yes, सेंस। yes. Yes. चलो, तो इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी एंड एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी ये चीज होती है। लेट्स गो एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट एंड सी द फ्लो। यहाँ पे दिया हुआ है, अगर नहीं भी करना है तो कर सकते हैं। देखिए ये कोड को ऊपर में रन करके दिया है, तो सबसे पहले क्या क्रिएट हो रहा है, S3 बकेट हो रहा है, उसके बाद इंस्टेंस बन रहा है, इंस्टेंस बना। और जब इंस्टेंस बन रहा है तो इंस्टेंस को बकेट चाहिए, इसलिए टेराफॉर्म बाद इंस्टेंस बनाएगा और उसके बाद क्यू बनाएगा। ठीक है, तो लेट्स गो ट्राई एंड रन दिस एंड सी दैट एग्जीक्यूशन एज वेल। सो इट इज गुड टू सी द एग्जीक्यूशन, इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी एंड एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी। तो देखिए ट्राई करना है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप एग्जांपल्स को लेके भी ट्राई कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस एग्जांपल, नथिंग एल्स, आई एम गोइंग ओवर हियर। एंड इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वी विल कम टू दिस रिसोर्स, दिस कॉपी पाथ। मैं ये भी आपको सिखा रहा हूँ कि आप कैसे इस पाथ में आइए। हम्म, Terraform init, Terraform format, Terraform validate, Terraform validate, validate, Terraform plan, Terra, Terraform, Terraform plan, Terraform apply, सर hyphen hyphen auto फ्रॉम हो गया hyphen, वो टेराफॉर्म प्लान। Terraform auto approve, approve कहाँ पे, प्लान, टेराफॉर्म प्लान का टेराफॉर्म वर्ड। ओके स्पेलिंग गलत है क्या, ओके। यस। टेराफॉर्म, बहुत बार गड़बड़ हो जाता है क्योंकि कई बार लिखना पड़ता है। तो ये हो गया टेराफॉर्म अप्रूव, उसके बाद फिर हो गया टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट। तो कई सारे कमांड्स मैंने एक बार में चला दिए। तो टेराफॉर्म का बिहेवियर कैसे काम करता है ये सारा कुछ आपको समझना है। डिफॉल्ट बैकएंड क्या होता है, हम्म, आगे चलकर हम आपको और भी तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं। टेराफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक डेवॉप्स इंजीनियर के लिए। एक डेवॉप्स इंजीनियर को अगर टेराफॉर्म नहीं आता तो वो डेवॉप्स इंजीनियर नहीं है। याद रखिए डेवॉप्स इंजीनियर के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है वो है टेराफॉर्म, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कुबरनेटिस। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है CI/CD पाइपलाइन बनाना। तो अगर आपको टेराफॉर्म नहीं आता, अगर आप CI/CD पाइपलाइन नहीं बना सकते, अगर आपको कुबरनेटिस का अच्छा नॉलेज नहीं है, तो आप अपने आप को डेवॉप्स इंजीनियर नहीं कह सकते। तो एक डेवॉप्स इंजीनियर के मेरे हिसाब से तीन चीजें तो बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। इसमें पहला दूसरा नहीं है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। या तो तीनों फर्स्ट नंबर पे रख लो, या तो तीनों सेकंड नंबर पे रख लो, या तीनों थर्ड नंबर पे रख लो, या फिर ये तीन चीजें के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये फट गया, देखते हैं ये क्यों फटा। तो यहाँ पे लिखा है नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस, ओके 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 ओके। डेटा AMID ये क्या मांग रहा है, ये इंस्टेंस, ये क्या, हम ये बताइए आप लोग, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। इट इज लुकिंग फॉर MID वैल्यू। ओके, ये AMI की वैल्यू कहाँ से रीड करना चाह रहा है, डेटा डॉट AWS MI वेरिएबल। कौन सा ब्लॉक का यूज कर रहा है AMI ID को रीड करने के लिए। AMI ID को रीड करने के लिए कौन सा वेरिएबल, कौन कहाँ से रीड कर रहा है, AMI की वैल्यू कहाँ से आएगी, डेटा डॉट डेटा ब्लॉक से। डेटा ब्लॉक से। तो क्या हमने डेटा ब्लॉक लिखा है यहाँ पे, नो।
तो अगर डेटा ब्लॉक लिखना है तो डेटा ब्लॉक हमारे पास नहीं। एग्जाम्पल पड़ा हुआ है पहले से, लैब नंबर 2 में। लैब नंबर 2 में हमने डेटा ब्लॉक किया है। यस। ये कोड यहां से उठा के, ये कोड यहां से उठा के यहां लेके आ जाओ, इसको डालो, कॉपी पेस्ट करने आना चाहिए ना। आपने सुना है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर कॉपी पेस्ट करने में उस्ताद रहते हैं। तो कॉपी पेस्ट करने भी आना चाहिए। तो ये कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसकी वैल्यू data.aws.ami.amazon linux, ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहां पर। क्या सबको समझ में आया? यस। सेव कर दिया। दोबारा अप एरो मारेंगे, इंटर मारेंगे, दोबारा सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सारे कमांड एक साथ चला दिए। तो ये इनिट भी कर रहा है, बैकएंड कॉन्फ़िगर कर रहा है, बैकएंड मेरा लोकल में है, प्लान कर रहा है, फॉर्मेट कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है, अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद स्टेट फाइल से भी मुझे रीड करके बता देगा। तो दिस इज व्हाट इट इज द टेराफॉर्म। आज के लिए लास्ट जो चीज है, तो आज हमने मेटा आर्ग्यूमेंट्स देखे। तो हमने आज आइडियली हमने 4 तरीके के मेटा आर्ग्यूमेंट्स देखे। पहला जो है वो है काउंट, दूसरा है फॉर ईच, तीसरा जो है वो एलियासेस, और उसके बाद हमने डिपेंडेंसी देखी जिसमें इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी और एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी। एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी स्पेसिफाई करने के लिए ऑन डिमांड का, ऑन अंडरस्कोर डिमांड मेटा आर्गुमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ ये देखा आपने, सब कुछ क्रिएट हो गया। बस नाउ वी विल गो एंड वी विल डिस्ट्रॉय दैट एज वेल। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। यस। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो। नो। कूल। सो हम लोग अपना क्लास जारी रखेंगे। ठीक है, एंड आई कैन सी फ्यू पीपल आर लेस, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दे कैन रेफर रिकॉर्डिंग। बट coming to the class is very very important. Whatever you are learning on the fly, that is important. Watching recording is a kind of tough job. And so we have couple of more classes. We have to cover Kubernetes, we have to cover multi-branch pipeline, we have to cover Prometheus Grafana. So we have to be in sync for like some sort of 10 classes. Okay, so we will have 10 more classes. In 10 classes we will able to understand what is Kubernetes, what is multi-branch pipeline, how to install Prometheus Grafana, how Prometheus Grafana brings the data, reads the data from Kubernetes, what are the different things that we're going to be talking about. So this is your Terraform that you are seeing. इसके बाद हम लोग एक और ब्लॉक पढ़ेंगे जिसमें हम लोग कहते हैं, जिसको